हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, रिटायरमेंट किसी भी एक इंसान के जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव होता है और रिटायरमेंट की इनकम पे, रिटायरमेंट की सेविंग्स पे, किसी भी कॉस्ट पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी एज में हो, उस समय कॉम्प्रोमाइज चल सकता है। वैसे होना वहां पर भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज चल सकता है। रीजन बीइंग कि आप उठ के पैसा कमा सकते हैं। अगर आज मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर आज मुझे फीवर भी हो, अगर आज मुझे टेम्परेचर हाई भी हो, मेरी तबीयत ठीक ना हो, मैं फिर भी उठ के काम कर सकता हूं अगर मुझे पैसे की जरूरत है। आप कभी कभी बुखार में ऑफिस जाते हैं, आपकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आप फिर भी काम पे जाते हैं। लेकिन रिटायर्ड पर्सन के लिए ये सारे काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। स्पेशली अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, तो ये चीजें और ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि किसी भी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए, आज आपकी एज 30 है, 40 है, 50 है या 60 है, रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए आपके पास कितनी सेविंग्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, कितने लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, इन सारी चीजों का आइडिया मैं आज आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। लेकिन रिटायरमेंट की अगर हमने बात करी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट के कुछ रूल्स। आज के डेट में अगर आप रिटायर नहीं हुए हैं, देखिए अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो चीजें बहुत ही कम रहती है हमारे हाथ के अंदर, क्योंकि आपके एसेट बन चुके हैं, आप जॉब नहीं कर रहे होंगे, आप रिलैक्स कर रहे होंगे, भगवान करे सब कुछ अच्छा ही चल रहा हो आपके साथ। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, तो अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर कैसे करना है, वो चीज आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, रिटायरमेंट के कुछ रूल्स हैं जिसको आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। रूल नंबर 1, आज की डेट में अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है, स्टार्ट इट राइट अवे। आपकी एज 20 है, 15 है, 30 है, 40 है, 50 है, मैंने बोला 15 भी है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट में किसी ने बहुत सही कहा है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाज 10 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। इसका मतलब अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी, आप ऑलरेडी लेट है, प्लीज मेक श्योर कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल। दूसरा, एक कॉमन गलती जो ज्यादातर इंडियंस करते हैं, वो अपनी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स को, ज्यादातर सेविंग्स को एफडी में रखते हैं, या फिर और भी बुरा, अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखते हैं। दोस्तों, वो सेविंग्स अकाउंट नहीं, वो शेविंग्स अकाउंट होता है। वो आपके पैसे को सिर्फ शेव करता रहता है। वो आपके लिए सेविंग अकाउंट नहीं है, वो किसी और का सेविंग अकाउंट है, क्योंकि वहीं से आप बाकी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं। तो ये एक्चुअली में, इसको आज एक डेफिनेशन चेंज कर दीजिए, अपने सेविंग्स अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट की जगह स्पेंडिंग अकाउंट कहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहीं से आप सारा पैसा स्पेंड करते हैं। नो, तो दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना अभी से स्टार्ट कर देना है। अगर आपने नहीं करी, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर 1% भी डाउट है कि मेरी इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट को सिक्योर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, चांसेस आर नहीं कर पाएगी, उसको इंक्रीज करने का स्कोप है तो इंक्रीज कर दीजिए। पैसे को सेविंग्स अकाउंट से उठाकर किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालिए, वो चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो, स्टॉक्स में हो, कमोडिटीज में हो, रियल एस्टेट में हो, किसी भी प्रोडक्ट में डालिए, लेकिन आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग फाइनेंस को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दोस्तों, हम अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, मैं पर्सनली जब तक मुझे ये बात नहीं मालूम थी, तो सबसे पहला डर मेरे माइंड में ये था कि अगर हम जल्दी, जितना हम सोच रहे हैं कि हम जिएंगे, अगर हम उतना ना जिए, उससे पहले अगर दुनिया से चले गए, तो क्या होगा। इस बात का दुख सबके माइंड में होता है, या इस बात का स्ट्रेस सबके माइंड में होता है। मैं यहाँ पर कोई फिलोसफिकल बात नहीं कर रहा, लेकिन फाइनेंशियली मैंने जब ये बात पढ़ी, जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, जब मैंने ये बात पढ़ी, तो मेरी आंखें खुल गई, और उसके बाद से जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया, इन्वेस्टमेंट को देखने का नजरिया बदल गया। वहां पर ये बात लिखी थी, फाइनेंस में इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जल्दी जाना नहीं है। व्हाट इफ मैं अगर बहुत लंबा जी गया, तो अगर किसी की लाइफ 80 इयर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप 90 इयर्स जीते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, भगवान करे सबकी लाइफ बहुत हेल्दी हो, लेकिन अगर आप 90 इयर्स जीते हैं, तो क्या आपके पास उस एक्स्ट्रा 10 इयर्स का स्कोप है फाइनेंशियली? क्या आपके पास उतने पैसे हैं कि वो 10 साल आपको किसी से पैसे ना मांगने पड़े, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर उठा के जिया होगा, इसीलिए वो लास्ट के 10 साल भी आपको सिर उठा के जीना है। इसीलिए लॉन्जेविटी इज अ बिगर प्रॉब्लम कंपेयर टू नॉन लॉन्जेविटी। जल्दी जाना एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फाइनेंस की प्रॉब्लम जल्दी जाना नहीं है, फाइनेंस की प्रॉब्लम लेट तक रुकना है। क्योंकि जितना लेट आप रुकेंगे, प्रॉब्लम यह है कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट उतना ज्यादा भी होने वाला है, आपकी सेविंग्स और जल्दी खत्म हो जाएगी। आप सोच के देखिए, आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं, उस दिन रुपी की वैल्यू 92.6 चल रही है, ऑल टाइम लो पे है इंडियन रुपी, और पिछले एक साल के अंदर ये शार्पली गिरा है। अब सोचिए, किसी भी टाइम पर जब रुपी शार्पली गिरता है, हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, हमारी इन्फ्लेशन और ज्यादा हो जाती है।
तो इन्फ्लेशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, लॉन्जेविटी को आपको इग्नोर नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। ये 3-4 रूल्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब मैं आता हूं आपके फॉर्मूलेस के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा सिक्योर करना है। रिटायरमेंट के लिए अगर आप 60 की एज में रिटायर हो रहे हैं तो कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो भी रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी मंथली इनकम है, मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 25। दिस इज द बेयर मिनिमम अमाउंट। दिस इज द कैलकुलेटर विच आई एम गिविंग यू। मेक अ नोट ऑफ दिस कैलकुलेशन। अपने पास कहीं पर लिख कर रख लीजिए। ये कैलकुलेटर क्या कहता है? ये कैलकुलेटर कहता है कि अगर आपके पास आपकी मंथली सैलरी आज की रेट में मान लेते हैं कि 20,000 है। हम में से जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको तो मालूम भी होता है कि आज से 5 साल के बाद मेरी सैलरी कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली। अब यहां पर देखिए, मैं आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। तो मान लेते हैं आज आपकी एज 30 इयर्स है और आज आपकी सैलरी, लेट अस से, अभी के लिए मान लेते हैं आपकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है। तो 60 साल की उम्र में जाके सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मंथली सैलरी की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम मंथली सैलरी को या फिर अगर हम एनुअल इनकम यहां पर मेंशन कर देते हैं तो 30 साल के बाद मेरी एनुअल इनकम इन्फ्लेशन के रेट से ही कितनी होगी? दिस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7% रेज टू द पावर 30। तो अप्रोक्सीमेटली 91,34,706। अप्रोक्सीमेटली अगर आपका पैकेज आज 12 लाख रुपए के आसपास का है तो आज से 30 साल के बाद आपका पैकेज 1 करोड़ के आसपास का हो सकता है। ये तो सिर्फ इन्फ्लेशन के बेसिस पे होगा। अब दोस्तों, इसके बेसिस पे दिस मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि हमने एनुअल तो कर ही लिया है, अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ 83 लाख 67,651 रुपीज। ये आज आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आज से 30 साल बाद की बात कर रहा हूं। आज से 30 साल पहले 1 लाख रुपए अमाउंट बहुत बड़ा हुआ करता था। आज लोगों की मंथली आमदनी है। अगर ये नंबर डाइजेस्ट करने मुश्किल लग रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, हम महीने की सैलरी लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज। तो मेरी एनुअल सैलरी हो गई दिस मल्टीप्लाई बाय 12 और प्लस मैं सेम फॉर्मूले को ऊपर से नीचे कॉपी कर लेता हूं। तो मेरा 30 साल के बाद एनुअल पैकेज हो जाएगा 18,26,000 रुपए। अगर मैं आज सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो 30 साल के बाद 18 लाख रुपए मैं साल के कमा रहा हूंगा। और उसके बेसिस पे अगर मैं अपना रिटायरमेंट अमाउंट सिक्योर करूं और चेक करूं कितना है, इट कम्स आउट टू बी 4.5 करोड़ के आसपास। तो अगर आज आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है तो आपको रिटायरमेंट के टाइम पर 25 साल के लिए 4.5 करोड़ चाहिए होंगे। लेकिन मजे की बात, अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए अभी से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये पैसा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 4.5 करोड़ रुपए 30 साल के बाद आपको चाहिए। तो यहां पर हम आ जाते हैं धन कैलकुलेटर्स पे। ये मैंने टाइप किया धन कैलकुलेटर। मैं यहां पे कैलकुलेटर्स पे चला जाता हूं। सिप गोल कैलकुलेटर। मेरा गोल कितना है? मेरा गोल है 4.5 करोड़ रुपए। और ये मुझे कब चाहिए? ये मुझे 30 साल के बाद चाहिए। अगर मैं सिर्फ 14% भी अपना रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं 30 साल के लिए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, निफ्टी का ही रिटर्न 13.3% के आसपास का है। तो दोस्तों, आप ये देखिए, आपका मंथली एसआईपी अमाउंट सिर्फ 8,192 रुपए, सिर्फ 8,000 रुपए आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है। इससे आपकी रिटायरमेंट पूरी की पूरी सिक्योर हो जाएगी। एज्यूमिंग अभी आपकी सैलरी 20,000 रुपए है। अगर आपकी सैलरी यहां पर 50,000 रुपए है, हम उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये रही आपकी सैलरी, इसको हम यहां पर 50,000 कर देते हैं। हमारी साल की आमदनी हो जाएगी 6 लाख रुपए, प्लस हमारी 30 साल बाद की आमदनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 56 लाख रुपए। और फिर हमें रिटायरमेंट में चाहिए होंगे अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ 41 लाख रुपए, 11 करोड़ 41 लाख रुपीस। आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, इस बात को याद रखिएगा। तो मुझे यहां पर चाहिए 11 करोड़ 41 लाख रुपीस। 50,000 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है हर महीने। आप अपना गोल आराम से अचीव कर पाएंगे। मैंने अभी यहां पर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स भी अज्यूम नहीं करे हैं। अगर आप हर डिप पे मार्केट में परचेस करते हैं और यहां पर आप 15% जनरेट कर लेते हैं, तो देखिए आपका एसआईपी अमाउंट सिर्फ 14,500 रुपए के आसपास का रह जाता है। इसका मतलब आप जो मर्जी टारगेट सोच लीजिए, वो टारगेट अचीव करना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन चाहिए होगा और पेशेंस चाहिए होगा। 50,000 कमाने वाले के लिए 14,000 रुपीज कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास। तो ब्रॉडली आप ये रूल पकड़ के चल लीजिए, जैसे 20,000 के टाइम पर 8,000 रुपीज आपकी इन्वेस्टमेंट थी, ब्रॉडली आप समझ के चलिए कि 30% के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है। जो भी आपकी मंथली आमदनी है उसको आपको 30% इन्वेस्ट करना है अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए। और ये आपकी एक अच्छी रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक लेविश रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ हैंड टू माउथ की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो दिस अमाउंट इज अ गुड अमाउंट यहां पर हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, कुछ और रूल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, और ये कुछ थंब रूल्स हैं जो आपको हर 10 साल में अपने प्रोफाइल को विजिट करके चेक कर लेने चाहिए। अगर आप 30 साल के हैं
तो जो भी आपकी एनुअल आमदनी है, दोस्तों ये जो रूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आपकी जो भी एज है, उस एज तक कितना पैसा आपके पास सेव हो जाना चाहिए था अभी तक। अगर आप 30 साल के हैं, तो जितनी आपका एनुअल इनकम है, जितना आपका एनुअल पैकेज है, उतनी सेविंग आपके पास होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल 30 साल की एज में अगर आपकी आमदनी, महीने की आमदनी 50,000 रुपए है और साल की आमदनी 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख रुपए लिक्विड कैश या फिर शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, लिक्विड गोल्ड में, ज्वेलरी की यहां पर बात नहीं कर रहा, मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, जिस घर में आप रहते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इतना पैसा आपके पास सेव होना चाहिए था अपना। तो इफ यू आर ऑफ द एज 30, तो 1x ऑफ योर एनुअल इनकम आपके पास इस समय सेव्ड होनी चाहिए थी। इफ यू आर ऑफ द एज 40, तो 3 to 4x ऑफ योर एनुअल पैकेज आपके पास सेव्ड होना चाहिए था। अगर आपकी एज 40 है, तो आपकी इनकम भी अब तक अच्छी होगी। मान लेते हैं कि आपकी इनकम महीने की 80,000 रुपीज थी और साल का 10 लाख का पैकेज था, तो 10 लाख के पैकेज पे 40 लाख रुपए आपके पास सेविंग इस समय होनी चाहिए थी। वो चाहे आपके शेयर्स में हो, चाहे आपके म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे वो आपके गोल्ड के ईटीएफ में हो, निफ्टी के ईटीएफ में हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में क्यों ना पड़ा हो। वैसे मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आपने इतना पैसा सेव कर लेना चाहिए। अगर आपकी एज इस समय 50 साल की है, तो 6 to 8 टाइम्स ऑफ योर एनुअल पैकेज आपके पास इस समय सेव होना चाहिए था। आप देखिए यहां पर दो चीजें काम कर रही हैं। पहला, ये फैक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, आपकी आमदनी भी बढ़ती जा रही होगी। तो यहां पर आपको जीवन यापन करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके होते हैं। तो अगर 50 साल की एज के अंदर आपका एनुअल पैकेज मान लेते हैं 30 लाख रुपए का है, तो 30 लाख इंटू लेट अस से 7 का मल्टीप्लायर रख लेते हैं, 6 से 8 का होता है, 7 का रख लेते हैं, तो 30 लाख इंटू 7 अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ से ऊपर का पैसा आपके पास इस समय होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आपकी एज 60 साल की है, तो 10 से 12 गुना ऑफ योर एनुअल इनकम, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए था। ये कैलकुलेटर आप याद रखेंगे, मैं दोबारा से बता देता हूं, इस नंबर को मैं लिख नहीं रहा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपकी एज और आपके पास कितना मल्टीपल इस समय अवेलेबल है। मैं सारे मल्टीपल्स आपको दोबारा से बता रहा हूं। 30 की एज में एनुअल इनकम का 1x आपके पास सेविंग की फॉर्म में होना चाहिए था, सेविंग या लिक्विड इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में। 40 की एज में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4x होना चाहिए था। 50 की एज में 6 to 8x होना चाहिए था और 60 की एज में अप्रोक्सीमेटली 10 to 12x होना चाहिए। अब आपके पास आपकी एज कितनी है, कौन से ब्रैकेट में आप आते हैं, और आपके पास कितना मल्टीपल इस समय आपकी एनुअल इनकम का सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में है, जो आप किसी भी टाइम बेचकर पैसा निकाल सकते हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैंने इस वीडियो में आपके साथ दो कैलकुलेशंस करी हैं। पहला, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट के लिए आपको आज से प्लानिंग कैसे करनी है, रिटायरमेंट के लिए कौन सा कैलकुलेटर काम आएगा, क्या कैलकुलेशन रहेगी, और कितना एसआईपी अमाउंट आपको चाहिए होगा उस गोल को, उस एम को अचीव करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। दोस्तों, ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आपका जितना भी क्लोज सर्कल है, उन सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर कि ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। रादर मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा, सो दैट सभी लोगों को बेनिफिट मिले, सभी लोग अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर कर पाए। कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट से जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक, आपके क्वेश्चंस, आपके थॉट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.